नमस्कार दोस्तों। आपको जैसे कि पता है, थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम ग्रामीण परिवेश में गांव की विशेषताओं के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उससे वह प्रश्न संबंधित हो गए। अभी तक मैंने आपको 3 से 4 वीडियो उपलब्ध कराई हैं और उन वीडियो में मैंने ग्रामीण परिवेश को एकदम शुरुआत से शुरू किया है, जिसमें पहली वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया ग्रामीण परिवेश का परिचय। दूसरी में मैंने राज्यों की संरचनाओं के बारे में बताया और तीसरी में मैंने गांव के प्रकारों को समझाया। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा गांव की विशेषताओं के बारे में कि गांव की मुख्यतः क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आप लेखपाल बनोगे तो आपको गांव की विशेषताओं के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए ग्रामीण परिवेश का सब्जेक्ट लेखपाल में रखा गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गांव की विशेषताओं के बारे में। तो नंबर 1 पे विशेषता आती है प्रकृति से निकटता। यानी कि जो भी गांव होते हैं वो उस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरे भरे खेत, पेड़ों से बड़ा आसपास हरे भरे खेतों और पेड़ पेड़ और जितने भी फूल पत्ती होती हैं उनसे बड़े पास में आसपास रहते हैं उनके। और प्रकृति से मिली चीज़ों का ही गांव में रहने वाले लोग उन्हीं चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, उन्हीं लोगों की बिजनेस करते हैं, उन्हीं सब पदार्थों का बिजनेस करते हैं जो कि हरे भरे खेत पेड़ों से उपलब्ध होते हैं। तो उनकी प्रकृति से निकटता काफ़ी मात्रा में अधिक होती है। दूसरे नंबर पर है आकार छोटा होना। चूँकि ये गांव है तो आप जानते होंगे कि गांव का जो आकार होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, वो फैला हुआ नहीं होता। क्योंकि अगर वो फैला हुआ होगा तो वो गांव कहलाएगा ही नहीं। तो गांव का आकार जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोटा होता है। अगले पॉइंट है परिवार में एक रूपता। आप देखे होंगे गांव में ये चीज़ें गई हैं कि गांव के जितने परिवार वहाँ पे निवास करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एकजुटता होती है, एकरूपता होती है। यानी कि आस पड़ोस के लोग अपने आप को एक परिवार का सदस्य मान के कोऑपरेशन के साथ उस गांव में निवास करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि विपत्तियों में, मुश्किल घड़ियों में वहाँ के जितने भी आस पड़ोसी के जितने लोग हैं सारे परिवार एक दूसरे से एक हो जाते हैं। मतलब विपत्तियों से लड़ने के लिए वो सब एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गाँव में परिवारों में एकरूपता दिखाई देती है। शहरों में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। चौथे नंबर पे है धर्म एवं रूढ़ियों व प्रथा का महत्व। आज के डेट में हम देखें तो शहरों से तो जितनी भी प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। यदि आपको प्रथाओं का सही चीज़ें देखनी है कि प्रथाएं कहाँ पे चल रही हैं, किस प्रकार से प्रथाओं को निभाया जा रहा है, तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे चूँकि धर्म और रूढ़ियों और प्रथाओं का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महत्व दिया गया है। वहाँ पे यही चीज़ बोली जाती है कि कि कोई भी अगर आप शुभ कार्य कर रहे हो तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहले ये चीज़ें कर लो। और वो चीज़ें एक प्रथा के अनुसार वो जुड़ी होती हैं या एक धर्म के अनुसार जुड़ी होती हैं। तो वहाँ पे धर्म और रूढ़ियों और प्रथाओं का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महत्व देखा गया है। पाँचवें पॉइंट है संयुक्त परिवार की प्रणाली। वहाँ पे चूँकि परिवार आस-पास रहते हैं और ज़्यादा आकार नहीं होता, आकार छोटा होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, और अगल-बगल रहते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो परिवार हैं वो एक तरीके से संयुक्त परिवार की प्रणाली वहाँ पे हमें देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परिवार जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल-जुल के रहते हैं। अगर वो परिवार विपत्तियों में एकजुट हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि अगल-बगल वाला पड़ोसी नहीं, हमारा परिवार ही है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, अलग अलग परिवार के ही क्यों ना हो वो, लेकिन वो मिलजुल के रहते हैं और एक संयुक्त परिवार बना के रहते हैं। संयुक्त परिवार की प्रणाली उस हमें गाँवों में देखी जाती है। आखिरी पॉइंट है जजमानी प्रथा का महत्व। आपको पता होगा जजमान मतलब क्या होता है। जजमान मतलब होता है बड़ा आदमी और जजमानी मतलब होता है पंडित। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्मकांड या हजामत बनाने वाला या कृषि कार्य हेतु मजदूरी है, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में
महत्व हमें यहाँ पे देखा जाता है। ये मतलब यहाँ पे कर्मकांड ज़्यादा होते हैं। और जजमान मतलब होता है बड़ा आदमी, और जजमानी मतलब होता है पंडित एंड एक्सेट्रा, इस प्रकार के लोग। जैसे कृषि कार्य हेतु मजदूरी दे दिया, तो इन प्रकार कृषि कार्य वहाँ पे लोग करते हैं। कोई कृषि कार्य कर रहा है, एक करने वाला होगा, एक करवाने वाला होगा। एक कर्मकांड करने वाला होगा, एक करवाने वाला होगा। हजामत बनाने वाला होगा, हजामत करने वाला होगा। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महत्व दिया गया है। तो ये तो हो गई हमारे गांव की कुछ विशेषताएं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, मैंने आज गांव की विशेषताओं को डिस्कस करूंगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करूंगा जो कि अभी तक के वीडियो से निकल के हमारे सामने आते हैं। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के में सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र घोषित होना किस पर निर्भर है। तो ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए आपकी जो जनसंख्या रहेगी वो 5,000 से कम होनी चाहिए। जो जन घनत्व रहेगा वो 400 लगभग होना चाहिए। और व्यवसाय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कार्य से जुड़े हों, एग्रीकल्चर से जुड़े हों, एग्रीकल्चर से रिलेट करते हो, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो, तभी वो जाके ग्रामीण क्षेत्र घोषित हो पाएगा। दूसरा नंबर पे है ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक मतलब होगा ग्रामीण विकास हेतु भौगोलिक इकाई। ग्रामीण विकास हेतु भौगोलिक इकाई, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी बैठता है जिसे हम बीडीओ कहते हैं। तीसरा प्रश्न है 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में कुल कितने गांवों की संख्या है। तो ये आंकड़ा आपको एकदम कंठस्थ रूप से याद हो जाना चाहिए। भारत में गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,930, 640,930 यानी कि 6,40,930 है। चौथा प्रश्न है भारत में कितने परसेंट जनसंख्या ग्रामीण है। तो भारत में कुल मिला के 68.8 68.8% लोगों की जनसंख्या ग्रामीण है। पांचवा प्रश्न है कि सबसे छोटा राजस्व प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास न्यायिक शक्ति है तो वह कौन है। तो यहाँ पे वह है नायब तहसीलदार। छठा प्रश्न है गांव की घनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक का सीधा संबंध किससे होता है। यानी कि गांव की घनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति से। सातवां प्रश्न है कि जिले के प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी। तो जिले के प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी होता है कलेक्टर यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आप यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि ग्रामीण समाज का अधिकांश आवश्यकताएं किस पर निर्भर रहती हैं। तो ग्रामीण समाज की अधिकांश आवश्यकताएं कृषि एवं पशुपालन के ऊपर निर्भर है। नौवां प्रश्न है कि ग्रामीण समाज किसका घोतक है। ग्रामीण समाज किसका घोतक है। तो ये कह सकते हैं कि ये सरलताएं यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। ये सरलताओं का प्रतीक है। यहाँ पे बनावटीपन नहीं होता, यहाँ के लोगों में बनावटीपन नहीं होता। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सरल रहते हैं, सरलताओं का प्रतीक होता है ये। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित टोटल 18 प्रमुख मंडल हैं, 18। प्रश्न नंबर 11 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो यूपी का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अब आप बताइए मुझे पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न हमें हमसे पूछ रहा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं हेतु कितने परसेंट पद आरक्षित होने चाहिए। तो अभी आपको पता ही होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आया था, तो उसमें उसके अनुसार हमें देखा गया कि 33% जो कि हमारे पद हैं वो आरक्षित होने चाहिए। प्रश्न संख्या 13, एक ग्राम के वार्डों को चुने हुए कितने सदस्य होते हैं। एक ग्राम के वार्डों को चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो वो 7 से लेकर 17 सदस्य होते हैं। 7 से लेकर 17, 7 to 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। 14वां सवाल है कि यूपी में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक ज़रूरी है। तो टोटल दो बैठक जरूरी है न्यूनतम एक साल में। फिर है अगला प्रश्न मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ पंचायत। तो ये है हमारा 21 वर्ष, 21 ईयर्स। फिर है हमारा 16वां प्रश्न कि राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो यह हमारा लखनऊ में है। अगला प्रश्न है परगना क्या होता है।
परगना मतलब स्वतंत्रता पूर्व राजस्व इकट्ठा करने वाली प्रशासनिक इकाई को हम परगना कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्व इकट्ठा करने वाली प्रशासनिक इकाई को ही हम परगना कहते हैं। 18वां प्रश्न है, कौन सा गांव का प्रकार नहीं है? ये तो आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा कि कौन सा गांव का प्रकार नहीं। मैंने आपको गांव के प्रकार के बारे में जानकारी दे ही दी है। और अगला प्रश्न है, गांव की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो गांव की विशेषता भी के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप बोलें तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गांव कितने प्रकार के होते हैं। गांव टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कृषि कार्य करने वाले गांव, मतलब कि जहाँ पे लोग खेती से अपना व्यवसाय करते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, गैर कृषि कर वाले गांव, यहाँ मतलब यहाँ पे लोग शिल्पकार कारीगरों के गांव, यहाँ हर आदमी अपना छोटा मोटा व्यवसाय करता है। तीसरा तरीके का गांव का नाम है उपनगरीय गांव, जहाँ से पता चलता है कि इनकी सीमाएं नगरों से मिली हुई होती हैं और यहाँ नगर से मिलती जुलती संस्कृति भी पाई जाती हैं। और चौथा जो कि अंतिम है, औद्योगिक गांव, मतलब कि ऐसे गांव जिसमें काफ़ी ज़मीन है और सरकार वहाँ कोई किसी प्रकार का प्रोजेक्ट ले आई और ज़्यादातर लोग उस गांव के उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। और गांव की विशेषताएं इनमें से कौन नहीं है? तो गांव की विशेषता मैंने आपको 4 विशेषताएं बताई हैं, जो कि प्रकृति से निकटता, आकार छोटा होना, परिवार में एकरूपता, धर्म और रूढ़ियों व प्रथा का महत्व, पांचवा संयुक्त परिवार प्रणाली और आखिरी जजमानी प्रथा का महत्व। तो ये था हमारा, जिसमें मैंने डिस्कस किया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और गांव की विशेषताओं को। अगले वीडियो में भी हम और भी कुछ ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूपी लेखपाल से संबंधित हो, और धीरे धीरे करके हम यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहेगी, केवल मेरे चैनल पे। कोई ऐसे फ्री वीडियो इसकी उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।